जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, ये फाइनेंशियल अकाउंट की क्लास है जो कि एक मेजर सब्जेक्ट है फाइनेंशियल। आज हम लोग ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने की मेथड देखेंगे। किस तरीके से, जैसा कल हमने विचार किया था, एक औद्योगिक संस्थान, एक निर्माण करने वाला व्यापारी अपनी फाइनल अकाउंट कैसे कर सकता है, फाइनल अकाउंट को कैसे बना सकता है, तो उसमें उसको मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको बोलते हैं निर्माण एवं व्यापारिक खाता। अब निर्माण और व्यापारिक खाता बनाने के लिए तीन तरह के मेथड बताए गए हैं, तीन तरह की विधियां बताई गई हैं। व्यापारिक और निर्माणी खाता जो होता है, उसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, कौन कौन सी विधियां हैं उसको बनाने की। आप लोग हेडिंग डालेंगे, निर्माता द्वारा व्यापारिक खाता बनाने की विधियां। निर्माता द्वारा व्यापारिक खाता बनाने की विधियां। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट बाय अ मैन्युफैक्चरर। निर्माता द्वारा व्यापारिक खाता बनाने की विधियां। तीन तरह से व्यापारिक खाते को बनाया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो फैक्ट्री चलाता है, फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए कोई जूते बनाने वाला व्यापारी है और उसकी फैक्ट्री है, तो उसके द्वारा व्यापार खाता या ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाएगा उसको हम देखेंगे। तो पहली विधि लेते हैं, नंबर 1, फर्स्ट विधि, जिसमें पूरा व्यापार खाता और निर्माण खाता दोनों एक साथ बनाया जाएगा। व्यापार खाता और निर्माण खाता दोनों एक साथ बनाया जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे सभी प्रकार के रहतिये, सभी प्रकार के रहतिये, ऑल टाइप्स ऑफ स्टॉक, सभी प्रकार के रहतिये, कॉमा, क्रय विक्रय, क्रय विक्रय एवं प्रत्यक्ष व्ययों, एवं प्रत्यक्ष व्ययों, सभी प्रकार के रहतिये, क्रय विक्रय एवं प्रत्यक्ष व्ययों का एक ही खाते में लिखना होना। एक ही खाते में लेखा होना। ऑल टाइप्स ऑफ स्टॉक, परचेज, सेल्स एंड डायरेक्ट expenses included in single account, in single account। तो जितने भी स्टॉक हैं, सेल और परचेज हैं, उसको एक ही खाते में, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं
उसको एक ही खाते में शामिल सभी प्रकार की रहती है। क्रय विक्रय एवं प्रत्यक्ष व्ययों का एक ही खाते में लेखा किया जाता है। उस विधि से भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जा सकता है। दूसरी मेथड है इसमें सेकंड नंबर की, निर्माण खाते और व्यापारिक खाते को अलग अलग इस प्रकार बनाना कि निर्माण खाते और व्यापारिक खाते को अलग अलग दो भागों में बनाना। दूसरी मेथड है इसमें प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट सेपरेटली। सेकेंड मेथड है इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को अलग अलग दो भागों में बनाना। पहली मेथड हमने लिख ली है, दूसरी मेथड हम लिख चुके हैं। मेथड नंबर 3, व्यापारिक खाते का शीर्षक लिखकर व्यापारिक खाते का शीर्षक लिखकर व्यापारिक खाते का शीर्षक लिखकर ऊपर के भाग में निर्माण खाता, ऊपर के भाग में निर्माण खाता व हाँ बेटे, हाँ बेटे, ये हम कल हमने एडजस्टमेंट क्या होते हैं वो देखे थे। अब हम जा रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है। और यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति फैक्ट्री खोलता है, कोई प्रोडक्शन करता है, तो वो जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने जाएगा उसका जो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट रहेगा वो भी मैं फॉर्मेट आपको शेयर करूँगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। तो निर्माण करने वाला जो व्यक्ति, हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाता है निर्माता, एक मैन्युफैक्चरर ना, उसके 3 टाइप्स हैं। पहला नंबर का हमने देखा है, दूसरा देखा है और तीसरा आप देखने जा रहे हैं। इन तीनों का मैं प्रोफार्मा अभी शो करूँगा और अपन उसको पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, है ना। व्यापारिक खाते का शीर्षक लेकर के उसके ऊपरी भाग में निर्माण खाता व नीचे के भाग में व्यापारिक खाता बनाना। by putting the title of trading account prepare as first part manufacturing account and lower part as trading account. By putting the title of trading account, prepare upper part as manufacturing account and lower part as trading account. तो 3 टाइप हो गए। अब इनके प्रोफार्मा देखेंगे हम अलग अलग। उस प्रोफार्मे से आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है। हम सब जानते हैं कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसका रिजल्ट क्या होता है, सकल लाभ या सकल हानि, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। मैं मेरी स्क्रीन को रोटेट करके दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, आप लोग बने रहेंगे।
इसमें हेडिंग रहेगा सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। आप सब लोगों को क्लियर दिख रहा है? ऊपर टाइटल दिख रहा है सामने ट्रेडिंग अकाउंट, और यहाँ पे लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड, वर्ष के अंत में जो लास्ट डेट होती है हमारी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 31 दिसंबर 21। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हेडिंग लिखा जाता है ना। और अब इसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है, आप सब लोग जानते हो। ये डेबिट साइड है, ये वर्ष के अंत में बनाया था। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना। 1 जनवरी को हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को समाप्त होता है। तो इसलिए इसमें डेट लिखी जाती है फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2021। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होते हैं। डेबिट साइड में 2 कॉलम होते हैं, इसमें आपको दिख रहे हैं स्पष्ट रूप से। एक पर्टिकुलर्स का कॉलम रहता है और दूसरा अमाउंट का कॉलम रहता है। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर का कॉलम रहता है क्रेडिट साइड में, और अमाउंट का कॉलम रहता है दूसरा कॉलम। तो 4 कॉलम होते हैं इसमें टोटल। देयर आर 4 कॉलम्स इन ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब जो सबसे पहला आइटम होता है डेबिट साइड में लिखने के लिए, आप लोग जानते हो टू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। डेबिट साइड में लिखने के लिए टू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले क्रम आता है ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में 3 तरह के स्टॉक हो सकते हैं, क्योंकि वो संस्था क्या है, मैन्युफैक्चरिंग संस्था है, मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है। तो पहला आता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा बनाने वाली कंपनी है तो कॉटन या रुई उसके लिए कच्चा माल हो जाएगा, उसको बोलेंगे कच्चा माल, रॉ मटेरियल। फिर वर्क इन प्रोग्रेस, यानी वो माल जो अभी आधा बना है और आधा बनने वाला है आगे जाकर के, तो वो उसको बोलते हैं कार्य अभी प्रगति में है, वर्क इन प्रोग्रेस। फिर तीसरा आता है फिनिश गुड्स, यानी जो पूरी तरह से कपड़ा बनकर तैयार हो जाता है तो वो निर्मित माल कहलाता है, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फिनिश्ड गुड्स। ये आपको सबको स्पष्ट दिख रहा है इसमें। तो ये तीनों की एंट्री हम पहले कर लेते हैं। फिर उसके बाद सीक्वेंस में आता है क्रम परचेस का, कितना माल हमने वर्ष भर में खरीदा है, उसमें रॉ मटेरियल कितना खरीदा है और फिनिश गुड्स माल कितना हमने खरीदा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो कि बना बनाया माल, रेडीमेड माल भी ट्राई कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा फिनिश गुड्स भी खरीदा जा सकता है। आधा कपड़ा अपनी फैक्ट्री में बनाएंगे वो लोग, आधा कपड़ा बाहर से खरीद लेंगे, तो ये फिनिश गुड भी उनके द्वारा खरीदा जा सकता है। इसकी एंट्री सेकंड नंबर में डेबिट साइड पर होती है। अब अलग अलग प्रकार के व्यय होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। आपको फ्राइट यानी कि भाड़ा देना होता है, माल को आप लेकर के आएंगे तो आपको फ्राइट देना पड़ता है। वो फ्राइट भी डेबिट साइड की आइटम है, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होगा, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, यानी कि वो सीधे सीधे माल को बनाने से संबंधित है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें कैरेज। कैरेज माल को ढुलाई करने के लिए, माल को वाहन पर चढ़ाने के लिए जो मजदूरी दी जाती है उसको बोलते हैं हम कैरेज। तो फैक्ट्री में जो माल लेकर के आया जाता है उसमें जो माल को ऊपर चढ़ाने के लिए मजदूरी दी जाती है उसको बोलते हैं कैरेज। उसके बाद माल के निर्माण के लिए हमको ईंधन की जरूरत होती है, फ्यूल। अलग अलग प्रकार का ईंधन यूज किया जाता है, पेट्रोल का उपयोग भी किया जाता है, डीजल का उपयोग भी किया जाता है। तो वो डीजल या पेट्रोल का जो
अमाउंट होगा वो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट में शामिल किया जाएगा। फिर इसके बाद आता है मोटिव पावर। आप लोगों ने नाम सुना होगा, पहले जो रेलवे के इंजन हुआ करते थे वो इंजन भाप से चलते थे। मोटिव पावर का अर्थ होता है बिजली से चलने वाले या भाप से चलने वाली मशीनें। मोटिव पावर मतलब बिजली या भाप से चलने वाली मशीनें, भाप या बिजली से चलने वाली मशीनें। तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। इसके बाद आता है ऑक्ट्राय। ऑक्ट्राय का मतलब है चुंगी। ऑक्ट्राय का मतलब है चुंगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल जाता है, एक शहर से दूसरे शहर में माल जाता है तो नगर पालिका का कर देना होता है, हमको म्यूनसिपल टैक्स देना पड़ता है, उसको हम ऑक्ट्राय बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी मीन्स होता है आयात कर। हमने कहीं विदेशों से माल मंगवाया है, फॉरेन कंट्री से यदि माल मंगवाया है तो वो कहलाता है इम्पोर्ट ड्यूटी यानी आयात कर। नेक्स्ट होता है क्लियरिंग चार्जेस। ये जो क्लियरिंग चार्जेस होते हैं, हम लोग माल को ट्रांसपोर्ट से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। अब ट्रांसपोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है, बिल्टी बनाई जाती है। वो बिल्टी सामने वाले व्यापारी को जब माल भेजा जाता है तो वो बिल्टी का पेमेंट करके यानी भाड़े का पेमेंट करके यानी कि उसके रेंट का पेमेंट करके, गाड़ी के रेंट का पेमेंट करके उसको माल को वो लेता है वहाँ से ट्रांसपोर्ट से। तो उसको बोलते हैं क्लियरिंग चार्जेस। माल को ट्रांसपोर्ट से लाने के लिए ट्रांसपोर्ट का भाड़ा देना पड़ता है, उसका ट्रांसपोर्ट का जो गाड़ी का रेंट है वो देना होता है, उसको बोलते हैं हम क्लियरिंग चार्जेस। ऐसा ही क्लियरिंग चार्जेस हवाई जहाज से जब माल आता है तब भी लगता है, बंदरगाह से जब माल आता है तब भी लगता है। उसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस आता है इसमें डॉक चार्जेस। डॉक यानी बंदरगाह, गोदी जिसको हम बोलते हैं, बंदरगाह गोदी होती है जो, वहाँ पर भी एक डॉक चार्जेस लगता है यानी बंदरगाह का शुल्क, बंदरगाह का शुल्क, वो भी इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट जो सीक्वेंस आता है वो स्टोर्स कंज्यूम। कभी कभी आपको मशीनों को चलायमान रखने के लिए, मशीनें ठीक तरीके से काम करती रहे तो उनकी ऑयलिंग ग्रीसिंग करना पड़ती है। जिससे हमको अपने शरीर को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, विटामिन प्रोटीन लेना पड़ते हैं, दूध लेना पड़ता है, हमारा मस्तिष्क, हमारी बॉडी ठीक तरीके से काम करती रहे, चलती रहे, इसलिए भोजन हमको लेना पड़ता है। तो ऐसी मशीनों को चलाने के लिए क्या रहता है, ऑयलिंग ग्रीसिंग करनी पड़ती है, टाइम टाइम पे उनका मेंटेनेंस करना पड़ता है और कुछ कपड़ों से उसकी सफाई करनी पड़ती है। तो स्टोर्स कंज्यूम में वो सारी चीज़ें आ जाती है जो मशीनों को रनिंग पोजीशन में रखने के लिए ज़रूरी होती है। तो वो सारा खर्चा आपने को, ये सारी आइटम आप लोगों को याद करनी है कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी आइटम आती है, फ्राइट, कैरेज, फ्यूल, मोटिव पावर, ऑक्ट्रॉय, इम्पोर्ट ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस, डॉक चार्जेस, स्टोर कंज्यूम। फिर उसके बाद सीक्वेंस अगला आता है इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। वो सारे निर्माण के व्यय जो ऊपर हमने व्यय लिखे उनमें नहीं होते हैं, कोई और दूसरे व्यय होते हैं, तो उनको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में हम शामिल करते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑयल, गैस, वाटर। कहीं कहीं माल को काटने के लिए कटर का उपयोग किया था तो गैस का यूज भी होता है उसमें, या फिर कहीं पाइपों के थ्रू गैस पहुंचाई जाती है या पानी पहुंचाया जाता है, उसको भाप दी जाती है या माल को गीला किया जाता है तो वाटर। तो जो फैक्ट्री में ऑयल, गैस और वाटर यूज किया जाता है वो भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट टर्म आता है इसमें डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर। हमने फैक्ट्री में जो मशीनें उपयोग में लेकर के आए हैं उनको लगातार उपयोग के कारण उनमें घिसावट आती है। जैसे हम कार खरीद के लाते हैं, हम साइकिल खरीद के लाते हैं तो वर्ष दर वर्ष वो क्या होती है, पुरानी होती चली जाती है उपयोग के कारण। तो 10,000 रुपये में हमने पहले वर्ष में यदि खरीदी है तो वो 10 वर्ष बाद 10,000 रुपये की नहीं मिलेगी हमको, क्योंकि हमने उसका उपयोग किया है। तो उपयोग के कारण क्या होता है, घिसावट चालू हो जाती है। आप लोगों ने डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा हुआ होगा, तो डेप्रिसिएशन उस पर लगाया जाता है। यदि मान लो फैक्ट्री में कोई मशीन है
तो उसका डेप्रिसिएशन भी इसमें आता है, फैक्ट्री मशीन का डेप्रिसिएशन। साथ ही साथ मशीन की रिपेयरिंग भी करने की आवश्यकता पड़ती, कभी कभी ख़राब हो जाती है, मैकेनिक को बुलाना पड़ता है, रिपेयरिंग चार्जेस हमको देना पड़ता है, तो वो रिपेयरिंग चार्जेस भी इसमें आ जाता है। प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, तो ये ध्यान रखना है कि जो मशीनरी प्लांट यूज़ की जा रही है फैक्ट्री में, उसका रिपेयर, उसका डेप्रिसिएशन भी ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की आइटम है। ये तो हो गया डेबिट साइड कंप्लीट, नामे पक्ष कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्रेडिट साइड। इसके बाद जो माल बेचा जाता है, सेल किया जाता है जिस माल को, उस माल को बोलते हैं हम फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि निर्मित माल ही आखिर में बेचा जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस वाला नहीं बेचा जाता, रॉ मटेरियल वाला नहीं बेचा जाता, फिनिश्ड गुड ही सेल किया जाता है हमेशा। तो निर्मित माल को जो बेचा गया है वो आप लिखेंगे इनर कॉलम में। इनर कॉलम मतलब अंदर के कॉलम में, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है स्पष्ट रूप से, अंदर के कॉलम में उसको लिखा जाता है। यदि मान लो किसी व्यक्ति ने, व्यापारी ने माल हमको वापस लौटाया जिसको हमने बेच दिया था, तो वो भी इनर कॉलम में इसके नीचे लिखे जाएगा, और यहाँ पर उसको घटा करके आउटर कॉलम में यहाँ पर पूरी राशि शेष बची हुई लिखी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए 1000 का माल हमने बेचा था और 100 रुपये का माल वापस आ गया, तो बताइए आउटर कॉलम में कितनी राशि आएगी? 1000 का माल हमने 900 रुपये, वेरी गुड। आउटर कॉलम में 900 रुपये लिखे जाएंगे, शाबाश। अब ऐसे ही ये सेल्स हमने लिख दिया। सेल्स लिखने के बाद क्रम आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में तीनों तरह के स्टॉक आएंगे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। तीनों की राशि मान लो एक की 400 है, दूसरे की 600 है और तीसरे की 100 है, तो बताइए आउटर कॉलम में कितने आएंगे? 400, 600 और 100। तो बाहर के कॉलम में कितने आएंगे? 1100। 6 और 4 10 हो जाए 1100, 1100, शाबाश। 1100 रुपये की राशि बाहर के कॉलम में आएगी। तो इस तरह से अब हमारे पास दोनों साइड कंप्लीट हो गए हैं, हमारे पास दोनों साइड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखेंगे कि डेबिट साइड का टोटल कितना है और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है। नेचुरली हर व्यापारी चाहता है कि लाभ हो, तो उसका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है और डेबिट साइड का टोटल कम होता है। तो क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल लेस कर देने पर हमें जो परिणाम मिलता है वो है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरीके से हम लोग ये ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। सब लोगों को समझ में आ गया? इसमें किसी की कोई क्वेरी तो नहीं है? ओके। तो अब दूसरा आपके पास सामने एक खाता दिखाई दे रहा है, ये सेकंड मेथड को हम करने जा रहे हैं हम, जिसमें लिखा हुआ है द्वितीय विधि सेकंड मेथड। इसमें हेडिंग चेंज हो जाएगा। अब आपको हेडिंग दिखाई दे रहा है, इसमें अलग तरह का हेडिंग दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहले आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पर भी वही 31/12/2021 वर्ष के अंत में खाता बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की एक विशेषता है, इससे हमको मालूम पड़ेगा कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो मैंने ग्रीन से सर्कल किया है, ये इस खाते का रिजल्ट या परिणाम है। चालू किया हुआ तुमने? तो इससे हमें मालूम पड़ेगा कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। बाकी सबके पास चालू है? ठीक है।
अब इसमें आप देखो डेबिट साइड, सबसे पहले डेबिट साइड स्क्रीन पे जैसा आपको दिख रहा है नामे पक्ष, इसमें सबसे पहले आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक रहतिया। मान लीजिए 5,000 का ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का है और 2,000 का वर्किंग प्रोग्रेस का है, तो बताइए आउटर कॉलम में कितनी राशि आएगी? 7,000 रुपये। वेरी गुड। तो 7,000 रुपये आउटर कॉलम में लिख देंगे हम लोग। ओपनिंग स्टॉक लिखा जाएगा इसमें रॉ मटेरियल का और वर्किंग प्रोग्रेस का। अभी हमने इसमें फिनिश गुड्स का क्यों नहीं लिखा है, ये बताएं क्या कारण है? फिनिश गुड्स का क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फिनिश गुड्स का हमको मालूम पड़ेगा, निर्मित माल का स्टॉक हमको मालूम पड़ेगा। इसके बाद लिखेंगे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल खरीदा है 4,000 रुपये का और उसमें से 100 रुपये का माल हमने वापस लौटाया है, तो उसको लेस कर देंगे। ये अपना माइक म्यूट कर लो बच्चे, कौन है ये? माइक म्यूट करो। तो रॉ मटेरियल हमने खरीदा है 4,000 रुपये का और उसमें से लौटाया है 100 रुपये का, तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 3,900। शाबाश। इसके बाद वेजेस आएगा, 2 वेजेस, फिर गैस एंड वाटर, फिर फैक्ट्री रेंट, फिर पावर, फिर फैक्ट्री इंश्योरेंस और फिर कंज्यूमेबल स्टोर और उसके बाद फ्राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को सेपरेटली भी बनाया जा सकता है, ये इसकी सेकंड मेथड है। इसमें आपने डेबिट साइड देखा, अब देख रहे हैं हम क्रेडिट साइड, जमा पक्ष, क्रेडिट साइड। इसमें क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा मटेरियल का और वर्क इन प्रोग्रेस का। मटेरियल का जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो मान लीजिए 1,000 है और वर्क इन प्रोग्रेस जो है 600 रुपये है, तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 1,600 रुपये। आउटर कॉलम में 1,600। तो क्लोजिंग स्टॉक को लिखने के बाद हम करेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल, नामे और जमा का टोटल निकालेंगे हम, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल। तो नेचुरली क्या होगा, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, डेबिट साइड का टोटल क्या होगा? ज़्यादा होगा और क्रेडिट साइड का टोटल कम होगा। ऐसी स्थिति में हमें मालूम पड़ेगा अमाउंट फिनिश्ड स्टॉक या फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक मालूम पड़ेगा। मान लीजिए डेबिट साइड का, हाँ बेटे, हाँ, डेबिट का टोटल ज़्यादा रहेगा, क्रेडिट का टोटल कम रहेगा। जैसा इसमें दिख भी रहा है आपको, 7 और 3 10, डेबिट साइड का टोटल मान लीजिए 10,900 है और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 1,600 है। तो 10,900 में से 1,600 माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा 9,300। ये 9,300 हो जाएगा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, 9,300 हो जाएगा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। तुम लोगों को सबको क्लियर है? पीछे मेरे पास ही है मोबाइल, नहीं आ रहा है उसमें? चलो, तो ये क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट? हाँ, तो ये सेकंड मेथड चल रही है हमारी। सेकंड मेथड में आप, हाँ, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल कि डेबिट साइड का टोटल हमेशा ज़्यादा आएगा और डेबिट साइड का टोटल यदि 10,900 है और क्रेडिट साइड का टोटल मान लो हमारे पास बाय द वे 1,600 रुपये है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो 9,300 जो है आपका कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स हो जाएगा, निर्मित माल की लागत हो जाएगी। हाँ, ओके। अब इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट लिखा हुआ दिख रहा है आपको? यस सर। ये मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ इसको, इस पर लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो 2 पार्ट में बनता है सेकेंड मेथड के अकाउंट। पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट
और दूसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। रेड मार्क किया है मैंने इसको, आप देख लीजिए ना। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड जो आया था वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ये वाला, ये कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड, इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम यहाँ पर टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और वो अमाउंट रहेगा आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का 9,300, 9,300 यहाँ जाएगा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट था उसका जो क्रेडिट साइड का कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड था वो ट्रांसफ़र हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहली आइटम क्या रहेगी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यदि निर्मित माल का पहले से कोई ओपनिंग स्टॉक है, मान लीजिए वो 1,000 है तो उसको यहाँ लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक यदि है पहले से ही कोई तो उसको यहाँ लिख देंगे ऊपर। अब इसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस आएगा। हाँ हाँ, ये जो ओपनिंग स्टॉक रहेगा क्वेश्चन में पहले से दिया रहेगा ऑलरेडी। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में पहले से ही दिया रहेगा। इस कारण से इसमें उसको हमने पहले ऊपर नहीं लिखा, क्योंकि पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में अपन ने 2 आइटम लिए, एक रॉ मटेरियल और एक वर्क इन प्रोग्रेस। चूँकि अपन सेपरेटली बना रहे हैं तो जो फिनिश गुड होता है वो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। फिनिश गुड्स हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,000 रुपये, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 9,300 लिखा हमने। फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन फिनिश गुड्स, यानी कि निर्मित माल पर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। निर्मित माल पर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। और फिर उसके बाद क्रेडिट साइड में आ जाए, जमा पक्ष में, क्रेडिट साइड में सेल ऑफ फिनिश गुड्स, जो माल बनाया था हमने उसमें से कितना सेल किया है। मान लीजिए 1,000 का माल हमने बनाया था या 10,000 का माल बनाया था हमने, उसमें से 10,000 का माल बेचा लेकिन 1,000 रुपये का माल वापस आ गया, तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 9,000 रुपये। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, वो यहाँ पर हम लिख देंगे। अब डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे तो नेचुरली क्या होगा कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा। ये तो मैंने केवल एग्जांपल दिया, इसलिए आपको क्रेडिट साइड का टोटल कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमेशा प्रश्न में जब आप क्वेश्चन हल करने जाएंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा और डेबिट साइड का टोटल कम रहेगा। तो हाँ, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा इसमें, हम इधर क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड का टोटल लेस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट की राशि हमको मिल जाएगी। यदि मान लीजिए बाय द वे डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा रहता है और क्रेडिट साइड का टोटल कम रहता है तो क्या होगा, ग्रॉस लॉस। यदि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा रहता है और क्रेडिट साइड का टोटल कम रहता है तो सकल हानि कहलाएगा। खुल गया शुरुआत। चलिए, ये हमने सेकेंड मेथड देखी है अभी। और फर्स्ट मेथड में क्या होता है, पूरा एक साथ बनाया जाता है, उसमें ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूरा बना लिया जाता है, जैसा मैंने पहले आपको समझाया। उसके बाद हमने लिया है सेकेंड मेथड, जिसमें 1 और 2 आपने देखा, एक ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, एक रेड पोर्शन आपको दिख रहा है। दूसरा पोर्शन इसका ट्रेडिंग अकाउंट है और पहला पोर्शन इसका जो है फर्स्ट पोर्शन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। अब तीसरा मेथड, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट को एक साथ बनाया जाता है, उसको देखने वाले हैं हम। ये आपके सामने स्क्रीन आ गई है। ये अब हम तीसरी मेथड से ट्रेडिंग अकाउंट बनाने जा रहे हैं। इसमें बनेगा वैसे ही जैसे हमने अभी पिछली बार देखा हैगा, लेकिन हेडिंग केवल एक रहेगा इसमें।
हेडिंग रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन। सारे जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हैं वो इसके फर्स्ट पोर्शन में लिख दिए जाएंगे यहाँ पर, जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ आपको। डेबिट साइड के आइटम है यहाँ पर और क्रेडिट साइड के आइटम है यहाँ पर। तुम लोग समझ में आ रहा है ना? ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, रिटर्न, ये सारी चीज़ें इनर कॉलम में लिख करके बाहर के कॉलम में यहाँ पर अमाउंट पुटअप किए जाते हैं जो प्रश्न में दिए हुए होंगे। वेजेस क्वेश्चन में दी होगी फ्राइट, पावर, कोल, गैस, इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्टा एटसेट्रा, ये सारे खर्चे क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस। हमने जो पीछे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया हुआ है, ये रेड से आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पहला पोर्शन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का हमने यहाँ पर एज इट इज़ पुटअप कर देंगे उसको। इसमें क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस का है। अब जो अमाउंट फाइंड आउट होगा यहाँ पर, जिसको मैं रेड से स्क्वायर बना रहा हूँ तो क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा, क्रेडिट साइड का टोटल कम रहेगा। डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कैरिड डाउन। जब कभी भी हम किसी बैलेंस को आगे ले जाते हैं तो उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं कैरिड डाउन, शेष को आगे ले गए। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स को कैरिड डाउन करने के लिए यहाँ अमाउंट लिख देंगे। ये अमाउंट प्राप्त होगा हमको डेबिट में से क्रेडिट का टोटल माइनस करने के बाद। तो ये अपर पोर्शन, इसका पहला पार्ट, अपर पोर्शन यानी ऊपर का हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के रूप में रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, निर्माणी खाता। और इसका सेकंड पार्ट जो रहेगा ये हमने पूरा इंक्लूड करके बताया है। अभी पीछे की मेथड के अकॉर्डिंग ही बनेगा ये, लेकिन जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ, ये पूरा पार्ट इसका नीचे का पार्ट रहेगा, जिसमें जो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स थी हमने क्रेडिट साइड का टोटल कम होने के कारण डेबिट साइड के टोटल में से लेस किया था, जिसको वो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स थी उसको नीचे लेकर के आएंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे उसको सबसे पहले। तो आपको डेबिट साइड की पहली आइटम दिख रही है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ब्रॉट डाउन, वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा डेबिट साइड। अब यहाँ पर जो पूरा काम होगा वो फिनिश स्टॉक के हिसाब से होगा, फिनिश गुड्स के हिसाब से होगा, निर्मित माल के हिसाब से। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर परचेस ऑफ फिनिश गुड्स, उसमें से घटाया, वापस किया गया परचेस ऑफ फिनिश गुड्स, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ फिनिश गुड्स, जो निर्मित माल है उसके संबंधित जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो यहाँ पर आएंगे, ब्लैक एरिया में आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। फिर इसके बाद सेल ऑफ फिनिश गुड्स, फिर सेल ऑफ फिनिश गुड्स के बाद उसमें से घटाया रिटर्न, यदि कोई बेचा हुआ माल, निर्मित माल बेचने के बाद वापस मिला है, लौटा है, वापस आया है, तो उसको घटा देंगे इसमें से, वो मेन कलम में राशि आ जाएगी बची हुई। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये सारी राशियां हम इस तरह से लिखेंगे और अंत में निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, सकल लाभ या सकल हानि की राशि हमको मालूम चल जाएगी। तो ये तीसरी मेथड हमने देखी है इसकी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने की और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सबको क्लियर हो गया है? थोड़ा सा समझ में नहीं आई। देखो पिछली बार सेकंड मेथड में हमने जो अकाउंट बनाया था वो ट्रेडिंग अकाउंट दो पार्ट में था, एक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट। अब उसी को हमने क्या करा, एक ही खाते में बना दिया और जिसका हेडिंग क्या हैगा, ट्रेडिंग अकाउंट। इसका हेडिंग क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, है ना? ये तो समझ में आ गया ना इतना? अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, जो पहले अपन ने जो दूसरी मेथड देखी थी उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट था उसको सबसे पहले बना लिया यहाँ पर, यानी जितने भी ओपनिंग स्टॉक है, मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, वेजेस, फ्राइट, पावर,
कोल, गैस, इन सबको डेबिट साइड में लिख दिया यहाँ पर। और क्रेडिट साइड में हमने लिखा क्लोजिंग स्टॉक, मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का। फिर डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल लेस किया तो हमको कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मिल जाएगी। उसको कैरेट डाउन किया, मतलब इधर ले आए नीचे वाले पार्ट से, अपर पार्ट से नीचे वाले पार्ट में। और नीचे वाला पार्ट काय का है, ये ट्रेडिंग अकाउंट का, जिसमें हम केवल फिनिश्ड गुड्स यानी निर्मित माल का ही एंट्री करते हैं, फिनिश गुड्स की एंट्री करते हैं। ऊपर जो है रॉ मटेरियल और वर्किंग प्रोग्रेस की एंट्री होती है और इसके डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आ जाते हैं। नीचे जो फिनिश गुड्स सेल परचेज किया जाता है उसके बारे में एंट्री की जाती है, परचेस ऑफ फिनिश गुड्स, है ना, सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। डेबिट और क्रेडिट में ये एंट्री करने के बाद हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो ग्रॉस लॉस, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरह से ये सारा प्रोफार्मा इसका होता है। ओके सर, आगे। ओके, और किसी को कुछ प्रॉब्लम? तीनों प्रोफार्मा हमने देखे हैं अभी। सर ये बुक्स कौन सी लगेगी? वैसे अभी इसकी बुक मार्केट में आई नहीं है, लेकिन जैसे ही मार्केट में आएगी मैं आपको नाम बताऊंगा। यदि आपका कोई पुराना परिचित मित्र है, दोस्त है, तो उससे आप अभी ओल्ड बुक लेकर के भी काम चला सकते हैं, क्योंकि कोर्स उसका सेम है। जो पहले कोर्स चलता था, और सर ये वहाँ से कॉलेज से अप्लाई हुए कि मतलब हमें लेना पड़ेगा? कॉलेज में लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी है, आपको लाइब्रेरी से बुक भी मिल जाती है। कॉलेज में आपको 2 बुक लाइब्रेरी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, 2 बुक। तो वो आपको आपका जो आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, आपको आईसी दिया जाएगा, उसके आधार पर आपको वो लाइब्रेरी से बुक इशू होगी। और सर ये टीसी की रिपोर्टिंग करने कब आना पड़ेगा? हाँ, इसका जवाब मैंने कल भी दिया था, आज फिर बताने जा रहा हूँ। टीसी की रिपोर्टिंग के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आएगा, जिसके लिए आपको क्लास के लिए लिंक भेजी जाती है। वैसे ही टीसी की रिपोर्टिंग के लिए भी आपको टाइम बताया जाएगा कब आपको कॉलेज में उपस्थित होना है। मैंने कल फीस का शेड्यूल आपको पोस्ट कर दिया था ग्रुप के ऊपर, उसमें आप देख लीजिए आपकी फ़ीस कितनी बनती है। सब सब्जेक्ट की फ़ीस आपको सेंड की गई है। दूसरी बात, सर फीस पे करना पड़ेगी ना, सब एक साथ फीस पे? कंप्यूटर और टेक्स्ट वालों को फैसिलिटी दी गई है, वो 2 इंस्टॉलमेंट में फ़ीस पे कर सकते हैं। बाकी प्लेन की फ़ीस तो बहुत कम है, 1100-1200 रुपये तो आप यूँ ही खर्च कर देते हैं 2-4 दिन में ही। सर वो है ना, तो मतलब हमने जो फॉर्म भरा था तो उसमें भी हमने पैसे दिए थे और 1100 या 1200 और आगे लगेगी, वो नहीं आता। हाँ, ये सही है कि फॉर्म की फ़ीस को लेस कर देना है उसमें। फॉर एग्जांपल गर्ल्स की फ़ीस मान लो 1162 रुपये है और आप 500 रुपये दे चुके हैं, तो आपको अब 662 रुपये ही भरना पड़ेगा। तो सर हमने तो पूरे पे कर दिए थे उसको 500 रुपये। उसकी रसीद है आपके पास? जी देखिए, मैं आपको बता सकती हूँ। जब आप टीसी रिपोर्टिंग करने आएंगे तो उसकी रसीद लेकर के आना है। ओके सर, क्योंकि एक अलग से नंबर वो जब गए थे तो शुरू में उन्होंने कही थी और फिर सेकंड बार में हमें बुला के और ना उसका ये बोला था, तो उन्होंने वो भी कर दी थी रिपोर्टिंग। जितने भी स्टूडेंट ने अभी ज्वाइन किया हुआ और जितने मेरे सामने बैठे हुए उनको बता देना चाहूँगा कि कॉलेज की जो फीस रिमेनिंग आप लोग जमा करोगे वो SBI कलेक्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कलेक्ट के माध्यम से आपको कॉलेज में जमा करना है। SBI कलेक्ट ऑनलाइन से आपको MP ऑनलाइन वाला फीस जमा करेगा, कॉलेज के अकाउंट में वो फीस जाएगी। इसलिए अब MP ऑनलाइन पर दूसरे किसी खाते में फीस जमा नहीं करें। SBI कलेक्ट, जितने भी स्टूडेंट हैं वो नोट कर लें, SBI कलेक्ट में आपको फीस को जमा करना है, वो कॉलेज के खाते में फीस जाएगी। रिमेनिंग अमाउंट आपने 500 अभी भर दिया है या 1000 भर दिया है, तो बचा हुआ शेष अमाउंट आपको टीसी रिपोर्टिंग के टाइम पर प्लेन वालों को भरना पड़ेगा, प्लेन के स्टूडेंट को। और आज आपके लिए 1 बजे से 2 बजे के बीच में कॉलेज में ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, इसलिए आप कॉलेज में आकर के नई शिक्षा नीति के बारे में समझ सकते हैं, जो आपको आगे समझने में आसानी रहेगी और विशेषज्ञों द्वारा आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा। अलार्म हाल है यहाँ पर नीचे।
सेमिनार हॉल में आकर के आप उस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हो। सर